गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैं माधुरी वेलकम करती हूँ आप सभी का एमडी लो क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। आज मैं आपको सीपीसी का ऑर्डर 7 बताने वाली हूँ। देखो, आप सभी सीपीसी के लिए बहुत डरते हो कि मैडम सीपीसी नहीं समझ आती, सीपीसी के ऑर्डर्स नहीं समझ आते, रूल्स नहीं याद होते। तो इसीलिए मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि हर एक रूल को इजी फॉर्म में कैसे क्रिएट कर सकूं। आज हम ऑर्डर 7 पढ़ने वाले हैं, लेकिन ऑर्डर 7 को हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहला पार्ट हम पढ़ेंगे रूल 1 से लेके रूल 9 तक, और दूसरा पार्ट हम पढ़ेंगे रूल 10 से लेके रूल 18 तक। तो आइए स्टार्ट करते हैं सीपीसी का ऑर्डर 7। देखो, ये जो ऑर्डर 7 है ये बात करता है वाद पत्र के बारे में। वाद पत्र पहले भी बहुत बार क्लियर कर चुकी हूँ। वाद पत्र ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें वादी अपने सारे कंटेंट्स लिख के और वाद संस्थित करता है। मतलब वाद पत्र के माध्यम से वादी क्या करता है, वाद संस्थित करता है। अब ये जो वाद है इसमें क्या क्या अंतर्विष्ट होंगे, क्या क्या स्टेटमेंट्स इस वाद पत्र में लिखने होंगे वादी को। तो हमें ऑर्डर 7 का रूल 1 क्लियर मेंशन कर दिया है कि वाद पत्र में ये स्टेटमेंट आपको लिखने पड़ेंगे। एक और चीज, ये वाद पत्र का ये जो रूल 1 है इससे आपका एक मेंस का क्वेश्चन बनता है 3 से 4 नंबर तक का। 3 से 4 नंबर का आपका एक मेंस का क्वेश्चन बनता है। क्या कहा, वाद पत्र में अंतर्विष्ट की जाने वाली विशिष्टियां। क्या क्या वाद पत्र में स्टेटमेंट्स जो होंगे अंतर्विष्ट किए जाएंगे। देखो, सिंपल सी बात है। अब आप वाद संस्थित कर रहे हो तो वाद में क्या क्या लिखोगे, आप अपना नाम, अगर आप वादी हो तो जरूर लिखोगे। आपको क्या क्या रिलीफ चाहिए आप वो लिखोगे। किसके अगेंस्ट आप वाद कर रहे हो आपको वो भी लिखना पड़ेगा। आपको क्या रिलीफ चाहिए, किस कोर्ट में आप वाद संस्थित कर रहे हो वो लिखोगे। आपने कोर्ट की फीस भी प्रॉपर दे दी आप वो भी लिखोगे। तो बस यही चीजें तो हमें रूल 1 में कहते हैं कि उस कोर्ट का नाम जिसमें आपने वाद संस्थित किया है उस कोर्ट का नाम लिख दो सबसे पहले। फिर वादी, जो आपने वाद संस्थित किया है, आप वादी, आप अपना नाम लिख दो, अपना वर्णन लिख दो, अपना एड्रेस लिख दो। जहां तक अभिनिश्चित किया जा सके डिफेंडेंट का नाम लिख दो या उसका वर्णन कर दो या उसका एड्रेस लिख दो आप। तो मतलब कि आप अपना नाम भी लिखो, आप वादी हो, जिसके अगेंस्ट आपको वाद संस्थित करना है आप उसका नाम भी लिखो और उसका एड्रेस भी लिखो। और अगर वादी या प्रतिवादी माइनर है, विकृतचित है, तो उस भाव का कथन भी लिख दो। आप लिख दो कि अगर मैं माइनर हूं या मेरी जगह पे कौन वाद संस्थित कर रहा है वो भी आपको चीज उसमें वाद पत्र में लिखनी होगी। वे फैक्ट्स भी लिखने होंगे जिसमें वाद हेतु गठित होता है। अब आपको वाद पत्र में वो चीज लिखनी होगी कि आपका विवाद का कारण क्या है, आप वाद संस्थित क्यों कर रहे हो, ये चीज भी लिखनी पड़ेगी। आपका विवाद पैदा कब हुआ ये लिखना पड़ेगा। यह दर्शित करने वाले फैक्ट्स की कोर्ट को अधिकारिता है ये भी लिखना पड़ेगा कि जिस कोर्ट में आप वाद संस्थित कर रहे हो उस कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन है या नहीं है, ये भी आपको अपने वाद पत्र में मेंशन करना पड़ेगा। आपको क्या रिलीफ चाहिए, क्या अनुतोष आप प्रतिवादी से मांगते हो वो भी लिखना पड़ेगा। जहां वादी ने कोई मुजरा अनुज्ञात किया है या अपने दावे का कोई भाग त्याग किया है वो भी लिखना पड़ेगा कि आपने कोई चीज पे सेट ऑफ किया है या आपने कोई अपना पार्ट त्याग दिया है वो भी आपको वाद पत्र में लिखना पड़ेगा। और अधिकारिता के और न्यायालय फीस के प्रयोजनों के लिए वाद की विषय वस्तु के मूल्य का ऐसा कथन जो मामले में किया जा सकता है वो भी आपको लिखना पड़ेगा। तो आप इसको शॉर्ट में भी याद कर सकते हो। आपको वाद पत्र में क्या क्या चीजें मेंशन करनी है, सबसे पहले जिस कोर्ट में आप वाद कर रहे हो उस कोर्ट का नाम लिख दो। आप वादी हो तो आप अपना नाम, अपना एड्रेस, अपनी डिटेल्स लिख दो। किसके अगेंस्ट आप बात कर रहे हो, डिफेंडेंट के अगेंस्ट कर रहे हो तो डिफेंडेंट का नाम, एड्रेस, डिटेल्स लिख दो। आपको क्या रिलीफ चाहिए वो लिख दो। आप किस वाद कारण, आपका विवाद हेतु क्या है वो लिख दो। और आपने प्रॉपर फीस कोर्ट को दे दी है वो लिख दो। आप लिख दो कि आप में से कोई भी वादी या प्रतिवादी में से कोई भी माइनर है, कोई विकृचित मतलब कोई पागल पर्सन है, अनसाउंड माइंड है वो भी लिख दो। बस ये सारी चीजें आपको क्या लिखनी पड़ेगी, वाद पत्र में लिखनी पड़ेगी। इतना इजी क्वेश्चन आपका मेंस का क्रिएट होता है। तो क्लियर है रूल 1। अब बात करते हैं रूल 2 की। देखो, रूल 2 हमें बताता है धन के वादों के बारे में कि अगर आप क्या कर रहे हो, वादी अपना वाद संस्थित कर रहा है, वो किसके लिए कर रहा है, धन के लिए कर रहा है। उसको मनी चाहिए तो उसको अपनी निश्चित मनी जितनी उसको चाहिए वो भी उसको अपने वाद पत्र में लिखनी पड़ेगी। तो क्या कहा वाद पत्र में, जो आप पैसा मांगते हो, मनी मांग रहे हो, वो चीज जो निश्चित राशि है, सर्टेन अमाउंट है, वो आप उसमें लिख दो। फिर रूल 3 कहता है कि अगर आपका वाद इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेके है तो आप अपनी उस इमूवेबल प्रॉपर्टी का भी
क्या करो, उस वाद पत्र में मेंशन करो। रूल 3 कहते हैं जहां वाद की विषय वस्तु स्थावर संपत्ति है तो आपको उस स्थावर संपत्ति की पहचान लिखनी पड़ेगी और इस प्रकार से आपको डिटेल्स लिखनी पड़ेगी कि हमें उस इमूवेबल प्रॉपर्टी को पहचानने में कोई भी दिक्कत ना आए। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, देखो एविडेंस एक्ट में हम पढ़ते हैं पब्लिक डॉक्यूमेंट या प्राइवेट डॉक्यूमेंट के बारे में, तो क्या ये वाद पत्र जो वादी दे रहा है, वाद संस्थित कर रहा है वाद पत्र के माध्यम से, तो क्या ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है या ये प्राइवेट डॉक्यूमेंट है? आपको अगर आंसर पता है तो वीडियो स्टॉप करके फटाफट कमेंट्स में कमेंट कर दीजिए और इसका आंसर मैं वीडियो की एंड में आपको दूंगी। ठीक है, तो रूल 3 कहते हैं कि जहां वाद की विषय वस्तु इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो इन्होंने कहा जहां वाद की विषय वस्तु इमूवेबल प्रॉपर्टी है वहां वाद पत्र में संपत्ति का ऐसा वर्णन होगा कि उसकी पहचान करने के लिए पर्याप्त है, कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की आप हमें ऐसी डिटेल्स दोगे ताकि हमें उसे पहचानने में दिक्कत ना आए। तो रूल 1 में हमने पढ़ा इसके कंटेंट्स क्या क्या होंगे वाद पत्र में। रूल 2 में हमने पढ़ा धन के लिए जो भी आपका वाद है उसकी निश्चित राशि दे दो। रूल 3 में हमने पढ़ा कि अगर आपका वाद इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए तो वो भी हमें बता दो। रूल 4 कहते हैं जब वादी प्रतिनिधि के रूप में वाद लाता है, देखो प्रतिनिधि रूप क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव सूट क्या होता है, कि जब आप एक ही वाद में बहुत सारे पर्सन, मान लो मोर देन 2 या 3 पर्सन हो जिसके राइट्स का वायलेशन इक्वल हुआ है, तो आप सभी अलग अलग वाद करने के बजाय एक साथ वाद लेके आ सकते हो और उनमें से एक पर्सन आपकी जगह पर वाद ला रहा है तो वो पर्सन रिप्रेजेंटेटिव हो जाता है। तो वादी प्रतिनिधि रूप में भी वाद ला सकता है, ये चीज आपको याद रखनी है प्री पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। रूल 5 कहता है डिफेंडेंट के हित और दायित्व का दर्शित किया जाना, कि आपको ये भी बताना पड़ेगा कि प्रतिवादी का हित और उसकी लायबिलिटीज क्या है, उसको भी आपको वाद पत्र में मेंशन करनी पड़ेगी। देन आता है रूल 6, हमारा इंपॉर्टेंट प्री पॉइंट ऑफ व्यू के लिए टाइटल बेस और जो इससे मेंस का क्वेश्चन भी 2 नंबर का पूछा जा सकता है। देखो क्या हुआ, वादी ने वाद संस्थित किया लेकिन मान लो कि उसका वाद आउट ऑफ लिमिटेशन जा चुका है, परिसीमा विधि जो इसकी थी वो खत्म हो चुकी है और उसके बाद वो अपना वाद संस्थित कर रहा है। तो जब वादी अपना टाइम खत्म होने के बाद वाद संस्थित कर रहा है तो उसको प्रॉपर ये बताना पड़ेगा कि मैं टाइम पीरियड खत्म होने के बाद भी वाद संस्थित कर रहा हूं क्योंकि मुझे इस विधि में छूट प्रदान की गई है। जैसे कि अगर मैं बात करूं लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 6 की, वो कहते हैं कि निर्योग्यता होने पर जब आपका जो टाइम पीरियड है वाद करने का वो रुका रहेगा और जब आपकी निर्योग्यता डिसेबिलिटी खत्म हो जाएगी उसके बाद आप वाद संस्थित कर सकते हो। तो रूल 6 में हमें कहा कि जब आप लिमिटेशन पीरियड खत्म होने के बाद सूट इंस्टीट्यूट कर रहे हो तो आपको प्रॉपर मेंशन करना होगा कि किस लॉ में आपको छूट प्रदान की गई है जो आप इसमें टाइम खत्म होने के बाद भी सूट इंस्टीट्यूट कर रहे हो। देन बात करते हैं रूल 7 की। रूल 7 कहता है अनुतोष का विनिर्दिष्ट रूप से कथन, कि जो आप रिलीफ मांग रहे हो उसका स्पेसिफिक आपको स्टेटमेंट देना पड़ेगा। स्पेसिफिकली आपको लिखना पड़ेगा कि मैं इतना रिलीफ डिफेंडेंट से चाहता हूं, कि हर वाद पत्र में उस रिलीफ का विनिर्दिष्ट रूप से कथन होगा जिसके लिए वादी सामान्यतः या अनुकल्पतः दावा करता है, तो आपको उसका क्लेम भी करना पड़ेगा। और ये आवश्यक नहीं होगा कि ऐसा कोई साधारण या अन्य अनुतोष मांगा जाए जो न्यायालय न्याय संगत समझे, जो सर्वदा ही उसी विस्तार तक ऐसे दिया जा सकेगा मानो वह मांगा गया हो। यार यही नियम प्रतिवादी और लिखित कथन में दावा किए गए किसी अनुतोष को भी लागू होता है। तो मतलब अगर आप रिलीफ मांग रहे हो तो आप अपने वाद पत्र में ये लिखो कि मैं इस रिलीफ की वजह से वादी से प्रतिवादी के ऊपर वाद कर रहा हूं, लेकिन आपको ये चीज मेंशन नहीं करनी कि मुझे वो दिया जाए। अगर कोर्ट को लगता है तो कोर्ट आपको जरूर दिलाएगा और अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं दिलाना तो कोर्ट आपको नहीं दिलाएगा। देन बात करते हैं रूल 8 की, पृथक आधारों पर आधारित अनुतोष, कि मान लो आपके एक अलग अलग ग्राउंड्स भी है जिस पे आप रिलीफ लेना चाहते हो तो आप वो भी अपने वाद पत्र में मेंशन कर सकते हो। देन आता है रूल 9। रूल 9 कहते हैं वाद ग्रहण करने पर प्रक्रिया, स्टार कर दो, इसमें से प्री का क्वेश्चन भी आता है प्लस मेंस का क्वेश्चन भी बनता है रूल 9 प्लस 10 से। रूल 9 कहता है वाद पत्र ग्रहण करने पर प्रोसीजर। अब देखो जब कोर्ट यह आदेश करता है कि प्रतिवादियों पर सम्मन की तामील ऑर्डर 5 के रूल 9 में उपबंधित रीति से की जाए
वहां वह वादी को, क्या कहा, वहां वह वादी को ऐसे आदेश की तारीख से, अंडरलाइन करो हमारे प्री का क्वेश्चन, 7 दिन के भीतर सादा कागज पर वाद पत्र की उतनी प्रतियां जितनी की प्रतिवादी है, प्रतिवादियों पर सम्मन की तामील के लिए अपेक्षित फीस के साथ प्रस्तुत करने का डायरेक्शन दे। मतलब कि जब आपका वाद पत्र एक्सेप्ट हो चुका है, अब वाद पत्र एक्सेप्ट हो गया तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जो डिफेंडेंट्स है उनको हम कोर्ट में बुलाएंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सम्मन करना पड़ेगा। तो कोर्ट क्या है, वादी को ये बताएगा कि जब हमें प्रतिवादी को सम्मन करना है तो उसके साथ हमें वाद पत्र की कॉपी भी लगानी है, क्योंकि अगर डिफेंडेंट को सम्मन कर दिया लेकिन हम उसे ये बताएंगे ही नहीं कि आपको हम कोर्ट में क्यों बुला रहे हैं, तो वो अपना डिफेंस कैसे पेश करेगा। तो इसीलिए उस सम्मन के साथ वाद पत्र की कॉपी दी जाएगी। अब जितने डिफेंडेंट्स हैं उतनी ही कॉपी देनी पड़ेगी, सम्मन के साथ उसको संलग्न करनी पड़ेगी। तो ये आता है रूल 9, और इसमें जो 7 डेज का है, 7 डेज के भीतर वादी को वो कॉपीज पेश करनी पड़ेगी। तो ये था हमारा पार्ट 1। पार्ट 1 हमने रूल 1 से रूल 9 तक पढ़ना है। अब ये जो मेंस का क्वेश्चन रूल 9 और रूल 10 को मिला के बनता है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो फटाफट जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर बता देते हैं कि जो वाद पत्र होता है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं होता, वो एक प्राइवेट डॉक्यूमेंट होता है, उसे हर कोई नहीं देख सकता। तो ये था इसका आंसर। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए भी आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी कि फटाफट इसका नेक्स्ट पार्ट भी आपके पास जल्दी से आ जाए। सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। थैंक यू so much.